आप सभी को बधाई। जिस तरह से आप अपना कीमती समय हम जैसे शिक्षकों को दे रहे हैं, कठिन लगन और परिश्रम के साथ अपने आप से लड़ाई करते हुए, रील्स को न देखते हुए जिस तरीके से आप हम जैसे शिक्षकों की बातों को सुन पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं। आज पुनः एक बार झेलने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत हैं हम आपके सामने। याद करें, GCPA अमृतसर यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट MN 1A का है। चूंकि अभी एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 1 के बच्चों का, हाल ही में अभी एग्जाम शुरू होने वाला है, बल्कि यूं कहें हो चुका है। MN 1A का सिलेबस क्या है सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी के लिए, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं छोटे से वीडियो में कर देता हूँ। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सेमेस्टर 1 MN 1A में आपको पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है उसकी नगर व्यवस्था। इसे समझ लें, नगर व्यवस्था। कहते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, या एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। कैसे? पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति या उनकी अर्थव्यवस्था का वर्णन करे। तो इकोनॉमी और उनका धर्म, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी बिंदुओं की चर्चा करें। क्वेश्चन बन गया। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर व्यवस्था एक शहरी व्यवस्था थी। वहां का इकोनॉमी, सुने ना, एक पिक्चर आया था हड़प्पा पे, शायद ऋतिक रोशन का पिक्चर है, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक समकालीन सभ्यता है, बल्कि दो शहर है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता में कोई खास अंतर नहीं है, बस नाम अलग अलग है। दोनों का रहन सहन लगभग सेम है। तो वो पिक्चर देखे, हड़प्पा सभ्यता का सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में कैसे बताऊं, स्पेशल मैं क्लास लूंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे मैं बता दूं। अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब कि जो वैदिक काल मेरे यहाँ शुरू होता है, इतिहास के पन्नों में जहां आप पलट कर देखते हैं तो वैदिक पीरियड शुरू होता है। उस वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक सभ्यता का जो शुरुआत है, उसका काल भी मैंने लिख दिया है। 1500 से 1000 BCE होता है। इस समय जब हड़प्पा सभ्यता से आगे चले, हम लोग वैदिक सभ्यता में आए, बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये एक समाज डेवलप किया। आज हम लोग ऐसे थोड़ी ना खड़े हैं, कुछ तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, अपना प्रगति किया होगा, तब जाकर आज हम लोग अच्छे भले एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। तो उस समय न मोबाइल था न रील्स था। इतिहास का पेज ही जो बचा हुआ है, जो हम सबों को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बताता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तभी तो हम जब समाप्त हो जाएंगे, हम सभी जब छोड़ जाएंगे इस जग को, हमारा भी अपना इतिहास लिखा जाएगा। आने वाले भविष्य हम जैसे लोगों का इतिहास पढ़कर एक नया इतिहास तैयार करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका मैंने बताया 1500 से 1000 BCE, इनके अंतर्गत आपको इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिकली पढ़ना है, इकोनॉमिक क्या था इनका, अर्थव्यवस्था कैसा था, रिलीजन क्या था। अब इस पर बात करें, अगर हम पॉलिटी की, राजनीति की बात करें, तो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में एक राजा होता था। राजा होता था, पर राजा स्वयं नहीं बन जाता था। उसे कोई ये अधिकार नहीं था कि मैं राजा हूं, मेरा बेटा राजा बनेगा। उसके अंतर्गत एक, जैसे आज कहते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आज की जो राजनीति है उसमें सेलेक्ट करते हैं। जनता क्या करती है? वोट देती है और अपने नेता को चुनकर आगे भेजती है, जो समाज का रक्षा करता है। उस समय दो ही थे, सभा और समिति। सभा में भी कई लोग थे, सदस्य लोग थे, माननीय गण लोग थे, गणमान्य लोग थे, और समिति में भी गणमान्य लोग थे। ये दोनों मिलकर राजा तय करते थे कि मेरा अगला राजा कौन होगा, यानी जनतांत्रिक व्यवस्था थी। क्लियर हो गया? पॉलिटिक में राजा वंशानुगत पद नहीं था। राजा को कौन नियुक्त करता था? सभा और समिति। कहते ना, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है।
बल्कि मैं कहूँ आईएएस के एग्जाम में भी आया है, एसएससी और रेलवे में तो कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें देख लीजिएगा, आप डिटेल में बता दूंगा पॉलिटी के बारे में। अब इसमें एक और था सोसाइटी। अब समाज, समाज की बात आती है जिसमें महिला और पुरुष से ही समाज बनता है, स्त्री और पुरुष से ही समाज बनता है। तो बात आती है कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पुरुषों की स्थिति कैसी थी। पुरुष प्रधान समाज था। मैंने कहा पितृसत्तात्मक, वैदिक काल में वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान था। पर क्या स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी थी? नहीं, स्त्रियां धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी, यज्ञ जब होता था तो यज्ञ में भाग ले सकती थी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, स्त्रियां कृषि कार्यों में भी लग सकती थी। यानी स्त्रियों की दशा स्थिति वैदिक काल में अच्छी थी, बुरी नहीं थी, लेकिन पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज था। क्लियर हो गया? शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। अब मैं बात करूं इकोनॉमी, तो पुराने जमाने में ये फैक्ट्रियां तो थी नहीं, थी फैक्ट्रियों का अलग रूप था, आज के जैसा नहीं था। उस समय वहां का मुख्य पेशा कृषि था, जो आज भी भारत का मुख्य पेशा 70% लोग कृषि कर रहे हैं। यही हमारा जेनेटिक चलता आ रहा है, हम सभी ने कृषि को अपना मुख्य आधार बनाया है। तो इकोनॉमिक के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस समय पशुपालन करना इनका मुख्य पेशा था, जिससे इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। पशुपालन में भी सबसे मुख्य जानवर था, मतलब थी, आज भी है, जिन्हें हम माँ कह के पुकारते हैं, गौ माता। उनसे दूध प्रोडक्ट प्राप्त होता था, दूध की सारी पता है, खीर बनता था, दूध का बहुत सारा आइटम बनता था, जिसमें क्षीरोदन शब्द आया। डिटेल पढ़ाऊंगा, चैप्टर में बताऊंगा, अभी मैं भटक जाऊंगा फिर, मुझे चूंकि कम समय में बताना है। तो गाय को मुख्य धन माना गया। और इसके बाद रिलीजन जो था वो प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधा का पूजा करते थे। बिजली चमकता था तो समझते थे कि वो हमारे लिए मेरा रक्षक है, या हमारा जान भी ले सकते हैं अगर हम कोई गलती करते हैं। तभी साल में बारिश के दिनों में इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं, तो इंद्र वरुण, जो तेज हवा चलता था, आंधी, पेड़ उखड़ जाता था, तो लोग बोलता था कि ये वरुण देव है, तो वरुण शब्द वहीं से आया। इंद्र, एक बार जंगल में आग लग गया था, आग लगने से कई जानवर मर गए थे, उनके लिए आग का आविष्कार तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई, नवपाषाण काल में हुआ था, वो अलग बात होगी। लेकिन उस समय उन लोग अग्नि को भी देवता मानते थे, जो कि सूर्य से अग्नि निकलता था, काफी तपिश होती थी, गर्मियां बढ़ा करता था। तो उसके बारे में डिटेल एक ऐसे ही एक मैं कहानी सुना दे रहा हूं। तो रिलीजन में उन लोगों ने क्या किया, अग्नि, इंद्र, वरुण, एक और देवता है मित्र, नाथ से डिटेल मिलेगा। तो ये सब उनकी भगवान की पूजा करते थे। कौन? अर्ली वैदिक पीरियड के लोग। रिलीजन समझ में आ गया। एक चीज और छूट रहा है, इन लोग रिलीजन में यज्ञ का शुरुआत यहीं से होता है। कहां से? वैदिक काल से। वैदिक काल में यज्ञ वेदी बनाकर जो पूजा करते थे हम लोग, होता था। लेकिन मुख्य बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा होता था? क्या जवाब देंगे? नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होता था। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रकृति पूजा का मतलब हो गया वैसा देवता जिनका कोई आकार नहीं हो, निराकार जो होते थे उनकी पूजा होती थी। बलि प्रथा नहीं के बराबर थी, कभी कभार ऐसा कहीं कहीं मिलता है, इतिहासकारों ने बताया है। ये विवादास्पद बात है, काफी पुरानी बात है, इस पर चर्चा हम लोग डिटेल करेंगे जब इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो जनपद, महाजनपद शब्द जब आएगा तो बौद्ध धर्म आएगा, फिर जैन धर्म आएगा। उनके विस्तार, कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, कहाँ कहाँ बौद्ध धर्मी लोग बढ़े, कैसे बढ़े, बौद्ध धर्म का कैसे समाप्त, धीरे धीरे अनुयायी, उनके फॉलोअर्स कम हो गए, और बौद्ध धर्म का क्या योगदान है, उनका क्या मानना था, बौद्ध धर्म की अपनी क्या एक मोटो थी, बौद्ध धर्म से हमें क्या शिक्षा मिलता है। बहुत सारा चीज है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। यानी कहीं ना कहीं भगवान महावीर और भगवान बुद्ध आ ही जाएंगे, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। सबसे मजेदार चैप्टर है मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, उसका उत्थान, उसके बारे में पढ़ना है। और मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बना, जो कहते हैं ना, उत्तर भारत पूरा
और पश्चिमोत्तर भाग में भी गया। तो मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य रहा। अब वो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, और मौर्य साम्राज्य में एक शासक है चंद्रगुप्त मौर्य की बात तो मैं करूंगा ही चैप्टर में। बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगा एक एक चैप्टर, ये अलग चैप्टर है। अर्ली वैदिक जैनिज्म अलग है, मौर्यन एम्पायर अलग है, संगम अलग है, गुप्ता पीरियड अलग है, हर्षवर्धन अलग है, साउथ इंडिया अलग है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है उसका प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन एक ट्विस्ट है मौर्य साम्राज्य में। लगभग तो सभी राजाओं के पास ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक नया चीज मिलता है। सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक नया धम्म नीति चलाया था। क्या धम्म एक धर्म है? बोलेंगे नहीं, धम्म एक उनका विचार है। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, सोशलिटी को, सामाजिकता को बढ़ाने के लिए अपना एक विचार लाया था लोगों के सामने, जिसे कहते हैं अशोक धम्म, जिसमें किसी एक धर्म का बात नहीं है। इसमें सारे धर्मों को एक तरफ रख दीजिए, उनके विचार को, जिसमें प्रकृति पूजा हो गया, मानव पूजा हो गया, एक दूसरे का हेल्प करना हो गया, उन्होंने नेचुरल चीज को माना। अशोक की जो धम्म है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। बस एक लाइन याद कीजिए कि अशोकास धम्म में धम्म कोई धर्म नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मान सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। समझ में आ गया अशोक धम्म। अब बात करें संगम एज। संगम काल में राजा हुए, लेकिन संगम काल पता है सबसे मजेदार बात क्या है? संगम काल का जो लिटरेचर है, जो उस समय का जो लिखा हुआ गद्य और पद है, कवि साहित्य है, जो संस्कृत में भी लिखा हुआ है, उस समय का जो समाज है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस हल्का हल्का टच कर रहे हैं, जिसमें आप लोग समझ जाए। किताब पढ़ेंगे, बाकी तो गूगल बाबा हैं ही, पढ़ लेंगे। अगर गूगल नहीं है तो अमित हैं, अमित सर हैं, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल एक एक करके। चूंकि अब समय कम है, एग्जाम आने वाला है, सरसरी निगाह से आपको देखना है और उसका आंसर लिखना है। तीसरा है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बारे में भी वही एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी, इकोनॉमी और लिटरेचर, वही सब में कॉमन है। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन की भी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, बहुत प्रचलित है, इतिहास के पन्नों में देखिए, बार बार मिलेगा, हर जगह मिलेगा हर्षवर्धन का प्रशासनिक। हर्षवर्धन एक बहुत मजबूत राजा था, उसके बारे में डिटेल है, कहाँ कहाँ उसका विस्तार हुआ, अंत में उसने कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकारा, इसके बारे में है। नालंदा से उसका क्या रिलेशन है, उन्होंने क्या कोई यूनिवर्सिटी खोला, या उनके काल का, उनके जगह, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए आप हर्षवर्धन के बारे में पहले खुद से पढ़ें, फिर मेरा क्लास करें, मैं डिटेल बताऊंगा। लास्ट है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत समझते हैं, ये पार्ट पूरा, जिसमें वहाँ की चेर चोल पांडे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पॉलिटी, वहाँ की सोसाइटी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक, और वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इन सारे बिंदुओं को यदि आप एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं तो कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये सेमेस्टर 1 का MN 1A है, जो यही सिलेबस है। इसको ध्यान से पढ़ ले, नहीं समझ में आए क्लास में आए, मैं क्लास निरंतर लेता रहता हूँ और मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। अब अगले सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए, आप सभी करंट विद्यार्थियों के लिए तो मैं 24-28 के बच्चों को तो मैं नहीं डिटेल कर सकता, मैंने पढ़ाया था। जो नए बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनके पास नोट्स अवेलेबल है, आप मांग लीजिए। नहीं मिलता है मेरे से आइए, मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट बैच जो नए बच्चे आएंगे, जो 25 वाले बच्चे आएंगे, उनके लिए पुनः क्लास चलेगा, आप उस वीडियो में फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।